हेलो स्टूडेंट, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीसी क्लास 6 का कंप्यूटर करा रहे थे। ये आपकी आरबीसी की न्यू बुक है। जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस चेंज हो चुका है। ये आपका फर्स्ट अध्याय हमारा चल रहा था, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास हम पढ़ रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जो आपका चैप्टर है काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसके कई पार्ट बनेंगे। तो हम अगर पूरा कवर करेंगे एक वीडियो में तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं देखने में। तो चलिए हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ा है इसे हम जानते हैं। कंप्यूटर का इतिहास हम पढ़ चुके हैं। अब एकस के विषय में हमने पढ़ा था और हमने पास्कलिन के विषय में पढ़ा था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज जो हैं इनके विषय में भी हम पढ़ चुके हैं। इन्होंने क्या क्या किया था, इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। IBM के आविष्कार के विषय में भी हम पढ़ चुके हैं। IBM ने जो है मार्क 1 नाम का पहला विद्युत यांत्रिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर भी इसने बनाया था। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के विकास का क्रम। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसके विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर अब तक के विकास क्रम में 5 पीढ़ियां यानी कि जनरेशन में विभक्त हो चुका है। आज तक जो हम कंप्यूटर के विषय में पढ़ रहे हैं तो आज हम 5th जनरेशन में चल रहे हैं। स्टार्टिंग जो है आपकी 5th जनरेशन की है, 5वीं पीढ़ी की शुरुआत में हम हैं। कंप्यूटर में अब तक 5 जो पीढ़ियां हैं जिन्हें हमने जाना है। जैसे कंप्यूटर की पीढ़ियां बढ़ती गईं वैसे वैसे इसका आकार, कीमत और विद्युत उपभोग की क्षमता घटती गई। जैसे जैसे हमारी जो पीढ़ियां हैं वो बढ़ती चली गई वैसे वैसे इनकी जो काम करने की क्षमता थी, इनका आकार कम होता गया, इनकी कीमतें में भी कमी आती गई और विद्युत उपभोग जो कि इनकी इलेक्ट्रिसिटी भी इनमें कम लगने लगी और कार्य की जो गति थी, कार्य करने की गति काफ़ी अच्छी हो गई, बढ़ गई। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं। ये पिक्चर आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की पिक्चर है। देखिए फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कितना बड़ा हुआ करता था, जिसे पूरे एक कमरे में रखने की ज़रूरत होती थी। इसकी जो स्टार्टिंग थी, शुरुआत थी इसकी 1942 से 1955 तक मानी जाती है। इसकी जो शुरुआत आप याद रखेंगे, सन याद रखेंगे। इसकी शुरुआत जो है 1942 से 1955 मानी जाती है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग गणना, भंडारण और नियंत्रण आदि के उद्देश्य के लिए किया जाता था। ठीक है, जो प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर हैं इनका उपयोग किस लिए किया जाता था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग गणना, भंडारण और नियंत्रण आदि के उद्देश्य के लिए किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। ठीक है, आप याद रखेंगे कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था इसमें वैक्यूम ट्यूब उपयोग किए जाते थे, वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे। वैक्यूम ट्यूब आकार में बड़ी होती थी। जो वैक्यूम ट्यूब्स होते थे ये आकार में बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। अंततः इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा था। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का जो आकार था वो बहुत बड़ा था। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, पूरे एक कमरे के बराबर हुआ करता था। इसकी कार्य करने की गति बहुत ज़्यादा धीमी थी। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इनका आकार तो बहुत बड़ा था, लेकिन कार्य करने की जो क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा धीमी थी। इनमें इनपुट तथा आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे इनमें इनपुट और आउटपुट के लिए किसका उपयोग किया जाता था? पंच कार्ड का उपयोग होता था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की यहाँ बात हो रही है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब उपयोग होते थे, वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो है आकार में बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे और गति इनकी बहुत धीमी थी। आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। ठीक है, मेमोरी के लिए किसका उपयोग किया जाता था? मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था, जिसे चुंबकीय ड्रम भी कहा जाता है। वे इतने भारी और बड़े होते थे कि उन्हें एक पूरे कमरे की आवश्यकता होती थी। ये कंप्यूटर इतने बड़े बड़े होते थे कि इन्हें पूरे कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती थी, पूरे कमरे की ज़रूरत पड़ती थी इन कंप्यूटरों को। बहुत अधिक बिजली की खपत थी और ये जो कंप्यूटर थे ये बहुत ज़्यादा बिजली भी खाते थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण हैं ENIAC। ठीक है, इनके नाम आप याद रखेंगे, ENIAC, एडवैक
और यूनिवैक, ठीक है। एनिएक, एडवैक और यूनिवैक जो हैं ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के उदाहरण थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आप इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिए। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या उपयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब का, जो वैक्यूम ट्यूब थे उनका उपयोग किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब उपयोग होते थे और ये बहुत बड़े होते थे, आकार में बहुत बड़े होते थे। इनकी कार्य करने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा धीमी थी और इनपुट आउटपुट के लिए इनमें पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। मेमोरी के लिए इनमें मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग होता था, चुंबकीय ड्रम का उपयोग किया जाता था, ठीक है। और ये आकार में इतने बड़े थे कि इन्हें पूरे कमरे की ज़रूरत पड़ती थी। ये बिजली बहुत ज़्यादा खाते थे और इनके उदाहरण जो हैं, इनके एग्जाम्पल हैं एनिएक, एडवैक और यूनिवैक। इतनी चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। और इनका सन भी याद रखना है 1942 से 1955 तक, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के में। जो सेकेंड जनरेशन आपकी है इसका टाइम पीरियड क्या है? 1955 से लेकर 1964 तक, ठीक है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में भारी वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को, इसमें ट्रांजिस्टर, अब यहाँ पर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया। वैक्यूम ट्यूब्स को हटा कर उसकी जगह क्या आ गए? ट्रांजिस्टर आ गए, ठीक है। ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया, ठीक है। ट्रांजिस्टर उपयोग होने के कारण जो कंप्यूटर का साइज था वो कुछ छोटा हो गया। साथ ही अधिक तापमान की समस्या भी बहुत हद तक कम हो गई और ज़्यादा जो तापमान की समस्या थी वो भी कुछ हद तक कम हुई। ट्रांजिस्टर के उपयोग से अधिक भंडारण और तीव्र गति के साथ कार्य करना संभव बन गया, ठीक है। जब ये यहाँ पर ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होने लगे तो यहाँ पर जो मेमोरी थी यानी कि स्टोरेज क्षमता थी, भंडारण की क्षमता थी वो बढ़ गई और इसकी गति भी तीव्र हो गई, इसकी स्पीड भी तीव्र हो गई, बढ़ गई, इसकी स्पीड भी कुछ हद तक बढ़ी। इन कंप्यूटरों की कीमत में भी कमी आई और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के जो कंप्यूटर थे सेकेंड जनरेशन के, उनके कीमत भी कम हो गई। इनके उदाहरण हैं CDC 3600, IBM 1400 सीरीज के कंप्यूटर थे और IBM 70 जैसी सीरीजें इसमें देखी जा सकती हैं। ये उदाहरण आप याद रखेंगे इसके। चलिए एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि इनमें हमने क्या क्या देखा। सबसे पहला सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो कितना था? 1955 से लेकर 1964 था। और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। किसका उपयोग होता था? ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन की तुलना में साइज में छोटे हो गए, इनकी स्पीड यानी गति इनकी बढ़ गई और मेमोरी यानी कि भंडारण क्षमता जो है वो भी बढ़ गई और गति भी तेज़ हो गई। इसमें इलेक्ट्रिसिटी थी, विद्युत भी कम लगने लगी, ठीक है। और इनकी कीमतें भी कुछ कम हो गई। ये इसकी चीज़ें आप याद रखेंगे। अब आ जाते हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में, ठीक है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1964 से 1975 तक था, ठीक है। थोड़ी आपको कंप्यूटर है क्योंकि इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको इंग्लिश के शब्द भी याद होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर को क्या कहते हैं? थर्ड जनरेशन कहा जाता है। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड है वो 1964 से 1975 तक रहा है। तीसरी पीढ़ी के दौरान ट्रांजिस्टर के स्थान पर अब क्या आ गया है? एकीकृत सर्किट आ गए हैं, ठीक है। अब से थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को हटा दिया गया और वहाँ पर क्या आ गए? सर्किट्स आ गए, जिनको हम इंटीग्रेटेड सर्किट या IC चिप भी कहते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट या IC चिप या फिर एकीकृत सर्किट कहा जाता है का उपयोग यहाँ पर होने लगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। IC को सिलिकॉन से बनाया गया है। IC किससे बनाया गया है? इंटीग्रेटेड सर्किट को किससे बनाया गया है? सिलिकॉन से बनी है ये। इसे सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है, इसीलिए इसे सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं यही आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि सिलिकॉन चिप है, ठीक है। एक IC में सिलिकॉन के एक पतले टुकड़े पर कई ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर बने होते हैं।
एक जो इस आईसी चिप है इसमें बहुत सारे इसमें ट्रांजिस्टर रजिस्टर और कैपेसिटर लगे होते हैं। आईसी के उपयोग से कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया और आईसी के उपयोग के कारण ही जो कंप्यूटर का जो आकार है वो क्या हुआ, बहुत छोटा हो गया। गति बहुत तीव्र हो गई, जो स्पीड थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अधिक मेमोरी बढ़ गई, मेमोरी भी बहुत ज़्यादा हो गई। कीमत भी इनकी कम हो गई। ठीक है, तो ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हैं जिनकी कीमतें कम हो गई और ये साइज में देखिए कितने छोटे हो गए हैं, साइज में बहुत ज़्यादा छोटे हो गए। ट्रांजिस्टर की जगह इसमें आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट सिलिकॉन चिप का उपयोग होने लगा। इसकी स्पीड बढ़ गई, गति इसकी जो है वो बढ़ गई, आकार में बहुत छोटे हो गए और इसकी मेमोरी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई, कीमतें भी इसकी कम हो गई। साथ ही इसकी विश्वसनीयता भी अधिक बढ़ गई और इसकी एक्यूरेसी थी यानी कि जो इसकी गलतियां करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा हो गई। अब ये गलतियां नहीं करता था, पहले कंप्यूटर गलतियां भी किया करते थे, तो हम इस पर अब ज़्यादा विश्वास कर सकते थे, तो विश्वसनीयता जो है वो भी इसकी बढ़ गई। इसके उदाहरण है IBM 360, IBM 370 और PDP 11। ये आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण हैं, ये आप याद रखेंगे इनको। अब हम आ जाते हैं चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर, यानी कि चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो आप सभी अपने स्कूलों में देख रहे होंगे। ठीक है, ये कंप्यूटर आपके स्कूल में ज़रूर होंगे, इनको आप देखते होंगे अपने स्कूल में। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का टाइम पीरियड है वो 1975 से लेकर 1989 तक है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड ये है। इस पीढ़ी में बड़े पैमाने पर एकीकृत परिपथ यानी कि VLCI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा। VLSI में इस सिलिकॉन चिप पर कई लाख ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। अब ये जो चिप आपको है VLSI जो चिप है आपकी, इसमें कई लाख ट्रांजिस्टर चिप जो हैं वो लगे होते हैं। इस सिलिकॉन चिप को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है, इसी सिलिकॉन चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। माइक्रो चिप का उपयोग करने वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, इसमें माइक्रो चिप उपयोग हुई है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर। इस पीढ़ी में बड़ी क्षमताओं वाले और छोटी आकार के कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए। इस पीढ़ी के कंप्यूटर देखो जो हैं वो बहुत सुंदर से, छोटे से और जो हैं कंप्यूटर आप देख सकते हैं कितने सुंदर से और छोटे से हैं, इनकी क्षमताएं बहुत ज़्यादा हैं। वर्तमान में उपयोग आने वाले डेस्कटॉप कंप्यूटर इसी पीढ़ी के कंप्यूटर की उदाहरण हैं। जो आप वर्तमान में अपने कंप्यूटर जो आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ, अपने स्कूल में, ऑफिस में या फिर आप कहीं पर भी अपने आसपास जहाँ भी कंप्यूटर देख रहे हैं, ये सारे कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग इसमें की जा सकती है, मल्टी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, टाइम शेयरिंग इसमें की जा सकती है और ऑपरेटिंग स्पीड और वर्चुअल मेमोरी जैसी तकनीकों ने इसे उपयोगकर्ता के लिए अधिक अनुकूल बना दिया है। इन सारी चीज़ों का इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखेंगे। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर पे, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर जो कि अभी वर्तमान तक चल रहे हैं। पाँचवीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर स्टार्टिंग कब से हुए थे, 1989 से स्टार्ट है और अब तक ये जो है इनके विकास का चल रहा है इनका। एक कंप्यूटर अभी विकास की अवस्था में है। जो कंप्यूटर जो है अभी इनका विकास हो रहा है। ठीक है, ये कंप्यूटर ये विकास की अवस्था में है। कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी किया जाता है। इसमें AI का उपयोग होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये कंप्यूटर को मनुष्य की तरह व्यवहार करने का सामर्थ्य देता है। सामर्थ्यता, ये जो कंप्यूटर है ये मनुष्य की तरह, ये कोशिश की जा रही है AI की सहायता से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से कि जो कंप्यूटर है वो मनुष्य की तरह कार्य
कर सकें। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में गति सबसे अधिक है। जो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं इनकी जो गति है, स्पीड है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है। आकार सबसे छोटा है, इनके जो साइज हैं, आकार है, वो सबसे छोटा है, जिससे इसके उपयोग का क्षेत्र भी बढ़ गया है और इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में मोबाइल कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ेगा। आने वाला समय है वो मोबाइल कंप्यूटर है इसका प्रचलन बढ़ जाएगा, सब लोग उसे इस्तेमाल करेंगे। आज भी आप देखते हैं चारों तरफ मोबाइल कंप्यूटर का उपयोग कोई भी कर सकता है, हर एक व्यक्ति कर रहा है, क्योंकि इसका आकार दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है, ठीक है। मोबाइल में आजकल हम मोबाइल में सारे काम कर सकते हैं, सभी काम कर सकते हैं। तो ये आपका 5th जनरेशन था। 5th जनरेशन के कंप्यूटर देखे तो हमने किस तरह से 5 जनरेशन हमने देखी, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th, ठीक है। आगे जो आपके हैं कंप्यूटर के प्रकार हैं, कंप्यूटर के प्रकार हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसके 3rd पार्ट पढ़ेंगे। इसको यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।